हम कोशिका विभाजन की शुरुआत कर चुके थे। हमने पढ़ा था कोशिका विभाजन दो भागों में होता है, इंटरफेज और डिवीजन फेज। इंटरफेज की प्रावस्थाएं होती हैं G1 फेज, S फेज, G2 फेज, और डिवीजन फेज को कहते हैं M फेज। तो कोशिका इन चार अवस्थाओं में विभाजन को संपूर्ण करती है। विभाजन के तीन प्रकार हैं। विभाजन तीन प्रकार से किया जा सकता है। पहला है समसूत्री विभाजन, दूसरा है अर्धसूत्री विभाजन, तीसरा है असूत्री विभाजन। हम समसूत्री विभाजन का अध्ययन करेंगे। इसके बारे में जानेंगे कि समसूत्री विभाजन क्या होता है। समसूत्री विभाजन, इसको हम माइटोसिस डिवीजन भी कहते हैं। इसकी खोज करता है वॉल्टर फ्लेमिंग। समसूत्री विभाजन में पैतृक कोशिका से दो पुत्री कोशिकाओं का जन्म होता है। ये 2n पैतृक कोशिका, इससे दो पुत्री कोशिकाओं का जन्म होता है। दो पुत्री कोशिकाओं का जन्म होता है। ये द्विगुणित और अगुणित दोनों प्रकार से हो सकता है। n से जो पुत्री कोशिकाएं बनेंगी वो n प्रकार की होंगी। इस विभाजन में एक पैतृक कोशिका से दो पुत्री कोशिका बनती हैं। इसमें पुत्री कोशिका में गुणसूत्र की संख्या पैतृक कोशिका के समान होती है। पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या पैतृक कोशिका के समान होती है, चाहे वो द्विगुणित हो चाहे वो अगुणित हो। इस विभाजन से विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती। आप देख रहे होंगे कि 2n से 2n प्रकार की और n से n प्रकार की कोशिकाएं उत्पन्न हो रही है। इसमें किसी भी प्रकार की विभिन्नताएं नहीं होती हैं। यह विभाजन द्विगुणित और अगुणित दोनों प्रकार का होता है। यह विभाजन कायिक कोशिकाओं में पाया जाता है। सोमेटिक सेल्स जो होती हैं, कायिक कोशिकाएं, इनमें यह विभाजन मुख्यतः पाया जाता है। जैसे कि हमारी त्वचा, इसमें सोमेटिक सेल्स होती हैं। तो इनके अंदर जो डिवीजन होता है ये माइटोसिस डिवीजन होता है, क्योंकि जब त्वचा पर चोट लगती है तो इससे यहाँ पे नई त्वचा का ही निर्माण होता है। यहाँ कान या उंगली ऐसा कुछ नहीं आता है। अगर बाल टूटते हैं तो वहाँ पे नई कोशिकाएं बाल का ही निर्माण करती हैं। यह विभाजन शरीर की वृद्धि, मरम्मत और घाव भरने में सहायक होता है। जब भी हमारे शरीर में ग्रोथ होती है तो जो कोशिकाएं डिवीजन करती हैं वो माइटोसिस डिवीजन करती है। मरम्मत के समय भी माइटोसिस डिवीजन होता है। और घाव भरने के समय, जैसा कि मैंने बताया कि त्वचा पर कट लगना, इस टाइम भी जो डिवीजन होता है सेल्स का वो माइटोसिस डिवीजन, समसूत्री विभाजन होता है। हम समसूत्री विभाजन में केंद्रक के विभाजन का अध्ययन करेंगे। केंद्रक का विभाजन, इसे हम कैरियोकाइनेसिस भी कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे? कैरियोकाइनेसिस। केंद्रक के विभाजन की चार अवस्थाएं होती हैं। पहली होती है प्रोफेज, दूसरी होती है मेटाफेज, तीसरी होती है एनाफेज, चौथी होती है टीलोफेज। हम प्रोफेज अवस्था का अध्ययन करेंगे। प्रोफेज समसूत्री विभाजन की सबसे लंबी अवस्था है। प्रोफेज समसूत्री विभाजन की सबसे लंबी अवस्था है। इसमें दोनों तारककाय ध्रुवों की तरफ गमन करना शुरू करते हैं। दोनों तारककाय ध्रुवों की तरफ जाना शुरू करते हैं। और इस अवस्था में जो क्रोमैटिन तंतु होते हैं गुणसूत्र के रूप में हमें दिखाई देना शुरू होते हैं। क्रोमैटिन तंतु गुणसूत्र के रूप में दिखाई देना शुरू होते हैं। इस अवस्था में गुणसूत्र डाइयाड यानी दो भुजाओं के रूप में
दिखाई देते हैं। देख रहे होंगे हम यहाँ पे कि जो गुणसूत्र हैं उनकी दो भुजाएं हैं, प्रत्येक गुणसूत्र की दो भुजाएं। इस अवस्था में जो केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका विलुप्त हो जाती है। यहाँ देख रहे होंगे आप केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका नहीं दिख रही है क्योंकि वो विलुप्त हो चुकी हैं। इस अवस्था में जो तारक केंद्र ध्रुवों की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। जैसा कि पहले भी मैंने बताया कि तारक केंद्र जो होते हैं वो ध्रुवों की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। अगली अवस्था है मेटाफेज। ये गुणसूत्र तारक केंद्र, गुणसूत्र की भुजाएं किसी हैं डाइयाड, दो भुजाएं हैं इसलिए इसे डाइयाड कहेंगे। केंद्रक विभाजन की अगली अवस्था है मेटाफेज। इस अवस्था में तारक केंद्र ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं तथा गुणसूत्र मध्य में आ जाते हैं। इस तरीके से जो गुणसूत्र हैं वो मध्य में आ जाते हैं। गुणसूत्र मध्य में आ जाते हैं। इस अवस्था में मेटाफेजिक प्लेट का निर्माण होता है। यहाँ आप देख रहे होंगे एक प्लेट का निर्माण शुरू हो जाता है, इसे हम मेटाफेजिक प्लेट कहते हैं। और इस अवस्था में गुणसूत्र की चार भुजाएं हो जाती हैं। इस अवस्था में गुणसूत्र की चार भुजाएं हो जाती हैं। ये जो गुणसूत्र हैं चार भुजाएं हो जाती हैं, इसलिए टेट्राड अवस्था में होते हैं गुणसूत्र। यहाँ डाइआड अवस्था में थे, यहाँ टेट्राड अवस्था में होते हैं गुणसूत्र। इस अवस्था में तर्कु तंतु का भी निर्माण शुरू हो जाता है। स्पिंडल फाइबर्स बनना शुरू हो जाते हैं। जो स्पिंडल फाइबर तारक केंद्र से जुड़े होते हैं। तो याद रखने वाली बात यह है कि जो तारक केंद्र होते हैं वो ध्रुवों पर चले जाते हैं, गुणसूत्र की चार भुजाएं बन जाती हैं, मेटाफेजिक प्लेट का निर्माण हो जाता है। प्लेट जो बनती है वो होती है मेटाफेजिक प्लेट। और गुणसूत्र कहाँ जाते हैं? मध्य में आ जाते हैं। और गुणसूत्र सर्वाधिक स्पष्ट दिखाई देते हैं। इस अवस्था में गुणसूत्र सर्वाधिक स्पष्ट दिखाई देते हैं। अगली अवस्था है एनाफेज। गुणसूत्र विभाजित हो जाते हैं और बीच में इंटरजोनल फाइबर्स का निर्माण शुरू हो जाता है। एनाफेज अवस्था में किसका निर्माण हो जाता है? इंटरजोनल फाइबर का यहाँ पे निर्माण हो जाता है। समसूत्री विभाजन की यह सबसे छोटी अवस्था है। प्रोफेज जो है वो सबसे बड़ी अवस्था है और एनाफेज जो है वो सबसे छोटी अवस्था है। इस अवस्था में गुणसूत्र दो अर्ध गुणसूत्रों में विभाजित हो जाते हैं। हमने देखा था कि मेटाफेज अवस्था में जो गुणसूत्र हैं वो चार भुजाओं वाले, जब एनाफेज में आते हैं तो ये गुणसूत्र अर्ध गुणसूत्रों में विभाजित हो जाते हैं। ये चार जो होते हैं वो आठ में बन जाते हैं और चार जो होते हैं वो उत्तरी ध्रुव की तरफ और चार जो होते हैं वो दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। इस अवस्था में इंटरजोन फाइबर का निर्माण होता है। गुणसूत्रों को ध्रुवों की ओर ले जाने में 30 एटीपी ऊर्जा खर्च होती है। अब जायज़ सी बात है कि जब गुणसूत्र मोशन करेंगे, गति करेंगे, तो इसमें एनर्जी लॉस होगा और ये एनर्जी लॉस होता है 30 एटीपी का। तो गुणसूत्र वो ध्रुवों की ओर ले जाने में जो हमें एनर्जी लगती है, कितनी एनर्जी लगती है? 30 एटीपी। एटीपी से मतलब है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इतनी ऊर्जा खर्च होती है, खर्च एनर्जी 30 एटीपी। हमारी जो अगली अवस्था है वो है टीलोफेज। मैं यहाँ बना देता हूँ इसको। टीलोफेज
एनाफेज अवस्था में गुणसूत्र अर्ध गुणसूत्रों में विभाजित हो गए थे। अब ये वापस क्रोमेटिड तंतु फिर से गुणसूत्र के रूप में एकत्रित हो जाते हैं और हमें केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका पुनः दिखाई देना प्रारंभ हो जाती है। जो केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका यहाँ से विलुप्त हो गई थी वो मेटाफेज एनाफेज के बाद टीलोफेज अवस्था में हमें फिर से दिखना शुरू हो जाती है। इसका यह मतलब है कि यहाँ पर केंद्रक का विभाजन संपन्न हो गया है। गुणसूत्र पुनः क्रोमेटिन तंतु में परिवर्तित हो जाते हैं, टीलोफेज अवस्था यहाँ पे समाप्त हो जाती है और केंद्रक का विभाजन भी संपन्न हो जाता है। इसके बाद हम कोशिका द्रव्य का विभाजन पढ़ेंगे। कोशिका द्रव्य का विभाजन, इसे साइटोकाइनेसिस कहते हैं। केंद्रक का विभाजन कैरियोकाइनेसिस, कोशिका द्रव्य का विभाजन साइटोकाइनेसिस कहा जाता है। पादप कोशिका में जो कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है वो सेल प्लेट विधि द्वारा होता है। सेल प्लेट विधि में ये जो कोशिका द्रव्य होता है, जो केंद्रक होता है, तो दो भागों में बटी गया है। अब कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा तो यहाँ पर एक सेल प्लेट का निर्माण होगा और फिर ये सेल प्लेट कोशिका द्रव्य को अलग कर देगी और अगली स्टेप में दोनों कोशिकाएं अलग हो जाएंगी। सेल प्लेट विधि। जबकि जंतुओं की कोशिका द्रव्य का विभाजन खांच विधि द्वारा होता है। जंतु कोशिका में खांच विधि, जो सेल होती है उसमें इस तरीके से खांच का निर्माण होने लग जाता है। केंद्रक, ये केंद्रक, यहाँ खांच का निर्माण होगा, धीरे धीरे खांच में वृद्धि होगी और खांच इन कोशिका के द्रवों को अलग कर देगा। कोशिका विभाजन का अगला प्रकार है अर्धसूत्री विभाजन, जिसे हम मायोसिस भी कहते हैं। नाम से ही स्पष्ट है कि कोशिका विभाजन के तीन प्रकार, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन व असूत्री विभाजन। तो समसूत्री विभाजन में कोई विभिन्नता उत्पन्न नहीं होती है, जैसी पैतृक कोशिका होती है वैसी ही पुत्री कोशिका होती है। परंतु अर्धसूत्री विभाजन में जो पुत्री कोशिका होती है वो पैतृक कोशिका से भिन्न होती है, यहाँ पर विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। अर्धसूत्री विभाजन जो शब्द दिया है वो दिया है फार्मर और मुरे ने। अर्धसूत्री विभाजन जो शब्द दिया है वो दिया है फार्मर मुरे ने। और पादपों में जो अर्धसूत्री विभाजन को सर्वप्रथम स्टार्सबर्गर ने देखा था। पादप कोशिका में किसने देखा? स्ट्रासबर्गर ने। इसमें एक पैतृक कोशिका से 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। पैतृक कोशिका 2n से अर्धसूत्री विभाजन है तो ये आधी हो जाएंगी गुणसूत्र में, और उसके बाद इससे और 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होगा। अर्धसूत्री विभाजन 2 स्तर में संपूर्ण होता है। इसका पहला स्तर अर्धसूत्री विभाजन प्रथम यानी कि
मियोसिस फर्स्ट और दूसरा स्तर मियोसिस सेकेंड कहलाता है। इस विभाजन में पुत्री कोशिका में गुणसूत्र की संख्या पैतृक कोशिका से आधी रह जाती है। आप यहाँ देख रहे होंगे कि पैतृक कोशिका में गुणसूत्र 2n है, जबकि पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्र घटकर आधे रह गए हैं। ये सभी पुत्री कोशिकाएं हैं। यह विभाजन केवल द्विगुणित कोशिकाओं में संपन्न होता है। द्विगुणित कोशिकाएं अगुणित होती हैं और अगुणित समसूत्री विभाजन या कहो अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड या मियोसिस सेकेंड के द्वारा 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। यह विभाजन 2 बार होता है। यह विभाजन जनन कोशिकाओं में पाया जाता है। इस प्रकार का जो विभाजन होता है वो हमारे शरीर की जो जनन कोशिकाएं होती हैं, शुक्राणु व अंडाणु, इनमें पाया जाता है। यह विभाजन लैंगिक जनन करने वाले जीवों में पाया जाता है। यह विभाजन समसूत्री विभाजन की ही तरह 4 अवस्थाओं में संपूर्ण होता है, पर उससे पहले हम जानते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन जो है वो 2 भागों में संपन्न होता है। इसका पहला भाग अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, तो इसकी जो 4 अवस्थाएं होंगी वो होंगी प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट। जब ये संपूर्ण हो जाएंगी तो उसके बाद शुरू होगा अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड, जो कि समसूत्री विभाजन की तरह ही है। तो उसमें भी 4 अवस्थाएं होंगी, प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड, टीलोफेज सेकेंड। तत्पश्चात पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होगा व अर्धसूत्री विभाजन संपूर्ण होगा। हम अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट को पढ़ेंगे और इसमें हम पढ़ेंगे केंद्रक के विभाजन को। पहली अवस्था प्रोफेज फर्स्ट। अर्धसूत्री विभाजन की यह सबसे लंबी अवस्था है, वह जटिल अवस्था है, क्योंकि प्रोफेज फर्स्ट जो है वो इसकी प्रोफेज फर्स्ट 5 अवस्थाओं में पूर्ण होता है। पहली है लेप्टोटीन, सेकेंड है जाइगोटीन, थर्ड है पेकाइटीन, फोर्थ है डिप्लोटीन, फिफ्थ है डाइकाइनेसिस। इन 5 उप अवस्थाओं के बाद प्रोफेज फर्स्ट संपन्न होता है। तत्पश्चात मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट संपन्न होते हैं। इसकी उप अवस्थाएं होने के कारण इसमें सर्वाधिक समय लगता है, साथ ही साथ यह सबसे जटिल अवस्था है। इसकी पहली उप अवस्था लेप्टोटीन। केंद्रक झिल्ली व केंद्रिका इस उप अवस्था में विलुप्त होना प्रारंभ कर देती है। वह जब प्रोफेज फर्स्ट की अंतिम उप अवस्था डाइकाइनेसिस आएगी तब ये पूर्णतः विलुप्त हो जाएगी और प्रोफेज फर्स्ट संपन्न हो जाएगा। तो लेप्टोटीन, केंद्रक झिल्ली व केंद्रिका विलुप्त होना प्रारंभ होती है। गुणसूत्र गुलदस्ते के रूप में दिखाई देना शुरू होते हैं। प्रोफेज फर्स्ट की अगली उप अवस्था है जाइगोटीन। इसमें गुणसूत्र जोड़े के रूप में बनना शुरू हो जाते हैं, कुछ इस प्रकार से, और ये गुणसूत्र एक दूसरे के समानांतर पैरेलल होते हैं। इसे अवस्था को हम सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं। जिस तरीके की कंडीशन में हमें प्रदर्शित होते हैं इसे हम सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। जब गुणसूत्र एक दूसरे के समांतर आते हैं, जब गुणसूत्र एक दूसरे के पैरेलल समांतर आते हैं तो इसे हम सिनेप्सिस कहते हैं, और ये जो निर्माण हुआ है इसे हम सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं।
जब और इस अवस्था में गुणसूत्र बाइवैलेंट होते हैं। गुणसूत्र किस प्रकार होते हैं? बाइवैलेंट होना शुरू हो जाते हैं। अगली उप अवस्था है पेकाइटिन। इस अवस्था में जो ऊपर के गुणसूत्र हैं दो, ये बीच में से मध्य में से विभाजित होना शुरू हो जाते हैं, और जो नीचे के गुणसूत्र हैं मध्य में जो विभाजित हुए हैं वो गुणसूत्र ऊपर के गुणसूत्रों से जुड़ना प्रारंभ कर देते हैं, कुछ इस प्रकार। बीच में से विभाजित हो गए तो अलग इस तरीके से होना शुरू हो जाते हैं, और जो इससे विभाजित हुए थे गुणसूत्र ये ऊपर के गुणसूत्रों के साथ जुड़ जाते हैं। इस साइड के गुणसूत्र जो विभाजित हुए हैं ये एक ही गुणसूत्र से विभाजित होने के कारण सिस्टर क्रोमेटिड कहलाते हैं। और ये गुणसूत्र भिन्न होने के कारण नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहलाते हैं। इस अवस्था में गुणसूत्र टेट्रावैलेंट होते हैं। आप देख रहे होंगे कि गुणसूत्र टेट्रावैलेंट हो जाते हैं, तो गुणसूत्र टेट्रावैलेंट होते हैं। इस अवस्था में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य क्रॉसिंग ओवर शुरू हो जाता है। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड थे, इन दोनों के मध्य जीन विनिमय क्रॉसिंग ओवर शुरू हो जाता है। इसे हम क्या कहेंगे? क्रॉसिंग ओवर, जीन विनिमय। अगली अवस्था है डिप्लोटिन। प्रोफेस फर्स्ट की अगली उप अवस्था है डिप्लोटिन। इस अवस्था में कियाज्मेटा पूर्ण रूप से दिखाई देना प्रारंभ होता है। साथ ही साथ उपांति भवन यानी कि टर्मिलाइजेशन भी शुरू हो जाता है, कि जो जीन्स होते हैं उनका एक्सचेंज यहाँ पर प्रारंभ हो जाता है। जैसा कि हम जानते हैं अर्धसूत्री विभाजन में जो विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं उसका कारण यही है, यहाँ पर जीन ट्रांसफर हो रहे हैं एक क्रोमेटिड से दूसरे क्रोमेटिड में, एक गुणसूत्र से दूसरे गुणसूत्र में जीन ट्रांसफर हो रहा है। जैसा कि हमने यहाँ भी देखा था क्रॉसिंग ओवर हो रहा था। क्रॉसिंग ओवर इसलिए हो रहा था क्योंकि इसमें कियाज्मेटा होना शुरू हो जाता है। साथ ही साथ डिप्लोटिन अवस्था के अंदर हम टर्मिनलाइजेशन भी देखते हैं, जिसे हम कहते हैं उपांति भवन, उपांति भवन टर्मिनलाइजेशन। अब यहाँ एक शब्द आया कियाज्मेटा। ये कियाज्मेटा क्या होता है? तो जिस स्थान पर क्रॉसिंग ओवर होता है उसे कियाज्मेटा कहते हैं। देख रहे होंगे कि हम इस स्थान पर क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, तो यही कियाज्मेटा है जो पूर्ण रूप से दिखाई देना हमको शुरू हो जाता है, यही कियाज्मेटा है। प्रोफेस फर्स्ट की अगली उप अवस्था है डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस में डिप्लोटिन अवस्था में जो उपांति भवन टर्मिनलाइजेशन प्रारंभ हुआ था वो टर्मिनलाइजेशन डाइकाइनेसिस में प्रोफेस की जो अंतिम उप अवस्था है इसमें पूर्ण हो जाता है, कुछ इस प्रकार से। ये टर्मिनलाइजेशन कंप्लीट होने के बाद की अवस्था है, तो इसमें वो गुणसूत्र आ गए हैं, वो जीन आ गए हैं जो डिप्लोटिन अवस्था में टर्मिनलाइज होना शुरू हुए थे।
उपांति भवन पूर्ण। और अब इस अवस्था में केंद्रक झिल्ली व केंद्रिका पूर्ण रूप से विलुप्त हो जाती है। जो विलुप्त होना प्रारंभ हुई थी लिप्टोप्टीन अवस्था में, दिख रहा होगा आपको, ये यहाँ पर डाइकाइनेसिस अवस्था में पूर्ण रूप से विलुप्त हो जाती है। यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन की प्रथम अवस्था प्रोफेज फर्स्ट की 5 उप अवस्थाएं समाप्त होती हैं, संपन्न होता है। अब अगला जो आएगा वो होगा हमारा मेटाफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट संपन्न होने के बाद सेल डिवीजन मेटाफेज फर्स्ट अवस्था में पहुंच जाता है। उसके बाद एनाफेज फर्स्ट, उसके बाद टेलोफेज फर्स्ट। हम इन तीनों अवस्थाओं का एक साथ अध्ययन करेंगे। जो गुणसूत्र हैं, फिर तारक केंद्र का निर्माण होना शुरू हो जाएगा मेटाफेज अवस्था में। गुणसूत्र मध्य में आ जाएंगे, तारक केंद्र ध्रुव पर है, स्पिंडल फाइबर्स का निर्माण हो गया। अगली अवस्था में इस अवस्था में गुणसूत्र ध्रुवों की तरफ जाना प्रारंभ कर देते हैं, क्योंकि इन्हें धक्का व खिंचाव लगता है ध्रुवों की ओर से, और ये ध्रुवों की तरफ जाना प्रारंभ कर देते हैं। इस अवस्था में गुणसूत्र का विभाजन नहीं होता है, जैसा कि समसूत्री विभाजन में हुआ था कि 4 से 8 हो गए थे। ऐसा यहाँ पर नहीं होता है। इसमें जो गुणसूत्र है वो पृथक पृथक आधे उत्तरी ध्रुव की तरफ, आधे दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाना प्रारंभ कर देते हैं। बस ये अंतर है इसमें यहाँ पे कि यहाँ पर 4 ना होकर 2-2 हो जाते हैं, और ये सीधा इशारा करता है कि 2n पैतृक कोशिका n पुत्री कोशिकाओं में बदलने जा रही है। इसके बाद टेलोफेज फर्स्ट अवस्था, जिसमें हमें केंद्रक झिल्ली व केंद्रिका पुनः दिखाई देना प्रारंभ हो जाती है, और जो गुणसूत्र होते हैं वो क्रोमेटिड तंतु के रूप में हमें फिर से दिखाई देना प्रारंभ हो जाते हैं, और यहाँ पर हमारी केंद्रिका का विभाजन संपन्न हो गया। इसके बाद अर्धसूत्री विभाजन की अगली अवस्था अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड आएगी। अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड, एक बार फिर से हम समझ लेते हैं पहले कि हुआ क्या इसमें। सबसे पहले हमने पढ़ा था समसूत्री विभाजन, उससे हमने केंद्रिका का विभाजन किया था। उसके बाद विभाजन का जो अगला प्रकार है अर्धसूत्री विभाजन, जिसे हम मियोसिस कहते हैं, इसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो मियोसिस जो है, ये शब्द फार्मर और मूरे ने दिया था। पादप कोशिका में स्टार्सबर्गर ने पहली बार मियोसिस को होते हुए देखा था, अर्धसूत्री विभाजन को होते हुए देखा था। अर्धसूत्री विभाजन होता किस प्रकार से कि पैतृक कोशिका जो होती है वो द्विगुणित होती है। जब अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट कंप्लीट होता है तो वो अगुणित हो जाती है, आधी रह जाती है, और उसके बाद वो समसूत्री विभाजन की तरफ अपनी 4 पुत्री कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। मियोसिस सेकेंड। अर्धसूत्री विभाजन की 4 अवस्थाएं होती हैं, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट होता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि मियोसिस सेकेंड में किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं होता है, अगुणित से अगुणित कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है, अतः यह समसूत्री विभाजन के समान होता है। अर्धसूत्री विभाजन इज इक्वल टू माइटोसिस। बस यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट है और जो अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड है, जब अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट कंप्लीट होता है और जो अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड है वो शुरू होता है, इसके बीच में एक समय अंतराल होता है, एक टाइम इंटरवल होता है। उस टाइम इंटरवल को, समय अंतराल को इंटरकाइनेसिस कहा जाता है। उस टाइम इंटरवल को, समय अंतराल को इंटरकाइनेसिस कहते हैं। बस ये बात ध्यान रखनी है। अर्धसूत्री विभाजन को फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये समसूत्री विभाजन के ही समान होता है, जिसे हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। कोशिका विभाजन के 3 प्रकारों में से पहला प्रकार था माइटोसिस, दूसरा मियोसिस, तीसरा एमाइटोसिस। हमने समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन को तो पढ़ लिया। अगला प्रकार है असूत्री विभाजन, एमाइटोसिस। सबसे आदिम प्रकार का विभाजन इसे कहते हैं, सबसे ओल्डेस्ट विभाजन। इसके खोजकर्ता जो हैं वो हैं रीमेक।
ए माइटोसिस जो नाम दिया है वो भी नाम दिया है रीमेक ने, ये नाम भी दिया है रीमेक ने। इसका जो विस्तृत अध्ययन है वो फ्लेमिंग ने किया है, इसका विस्तृत अध्ययन फ्लेमिंग ने किया। यह विभाजन सबसे तीव्र गति से होता है। इस विभाजन में तर्कु तंतु का निर्माण नहीं होता है। यह विभाजन खाच विधि से होता है। इस विभाजन में भी एक पैतृक कोशिका से दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये एक पैतृक कोशिका, इससे दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। विभिन्न स्टेज जैसे में होता है यह निर्माण, जैसे कि पहले एक पैतृक कोशिका में दो केंद्रकों का निर्माण होता है, फिर खांच विधि से, यानी कि इसमें भी खांचेनुमा संरचना का निर्माण होता है और धीरे धीरे खांच बढ़ता जाता है और कोशिका द्रव्य विभाजित होना शुरू हो जाता है और अंत में जाकर ये दोनों कोशिकाएं अपना अलग अस्तित्व बना लेती हैं और इस तरीके से विभाजन संपूर्ण होता है। सभी प्रोकैरियोटिक जीवों में असूत्री विभाजन होता है और कुछ यूकैरियोटिक जीव हैं इनमें भी असूत्री विभाजन होता है, जैसे कि अमीबा, पैरामेशियम या ये। कोशिका विभाजन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। कोशिका चक्र की कौन सी प्रावस्था में हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण होता है? सेल साइकिल हमने पढ़ा था 4 भागों में कंप्लीट हुई थी, G1, S, G2, M। हमने देखा था G1 में अधिकांश प्रोटीन, एंजाइम और आरएनए का संश्लेषण हुआ था। उसके बाद देखा था हमने एस अवस्था, एस प्रावस्था। एस प्रावस्था के अंदर हिस्टोन प्रोटीन का निर्माण हुआ था जो कि एक क्षारीय प्रोटीन है। इसके बाद हमने देखा था कि G2 अवस्था, इसके अंदर टिब्यूलिन प्रोटीन का निर्माण होता है जो कि तर्कु तंतु के निर्माण में सहायक होती है और कोल्चिसिन जो था वो तर्कु तंतु को नष्ट करने में सहायक होता है। तो इसका आंसर होगा एस प्रावस्था, इसमें हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण होता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन में सिनेप्टोनिमल सम्मिश्र का यानी कॉम्प्लेक्स का निर्माण कौन सी अवस्था में होता है? तो हम जानते हैं कि सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का निर्माण अर्धसूत्री विभाजन जो फर्स्ट है उसकी प्रोपेस फर्स्ट यानी कि पूर्वावस्था फर्स्ट अवस्था के उप अवस्था सेकेंड ज़ाइगोटिन अवस्था में इसका निर्माण होता है। तो यहाँ पर ज़ाइगोटिन तो ऑप्शन में नहीं है, सीधा सीधा हमें प्रोफेस फर्स्ट पूछ लिया गया यहाँ पे, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोफेस फर्स्ट। और कोशिका विभाजन की कौन सी प्रावस्था में सिनेप्सिस की प्रक्रिया होती है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ पर हमें उप अवस्थाएं दे रखी हैं, पेकाइटिन, ज़ाइगोटिन, डिप्लोटिन और डाइकाइनेसिस। तो हम जानते हैं कि सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जिसमें बनता है उसी अवस्था में सिनेप्सिस का निर्माण होता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ज़ाइगोटिन।